चलें जनाब, शुरू करते हैं फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल हम लोग क्या कर रहे थे? कल हमने ये देखा कि भाई हमें फर्दर प्रोसेसिंग करनी चाहिए या नहीं। तो एक सवाल हम स्टार्ट किया हुआ था हमने, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17। जी जनाब, कंप्लीट हुआ या नहीं? प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया। अब बताएं, कोई मसला आया? आपके बेसिकली 3 ऑप्शंस थे। एक तो ये था कि आप सिर्फ एग्जिस्टिंग फैसिलिटी को आगे बढ़ाएं। आपने ये कंपेयर करना था कि बेसिकली आपने कंपैरिजन तीनों ऑप्शंस का किससे करना था? ठीक है, पहले तो ये डिसाइड हो जाएगा, डिसीजन हो जाएगा एग्जिस्टिंग फैसिलिटी। ठीक है, फिर दूसरा, इफ वी डोंट डू एनीथिंग वर्सेस इफ वी रिफाइन ए, है ना? और इफ वी डोंट डू एनीथिंग वर्सेस इफ वी रिफाइन बी, है ना? तो आपने बेसिकली ये देखना था कि अगर हम एग्जिस्टिंग फैसिलिटी एक्सटेंड करते हैं तो हमारे एडिशनल कॉस्ट और रेवेन्यूज क्या होंगे? एडिशनल। ठीक है, अगर हम ए को रिफाइन करते हैं तो हमारे एडिशनल कॉस्ट और रेवेन्यूज क्या होंगे? और अगर हम बी को रिफाइन करते हैं तो हमारे एडिशनल कॉस्ट और रेवेन्यूज क्या होंगे? तो उसमें से सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल होगा आपने उसी ऑप्शन को लेकर चलना है। ठीक है, बस एक आखिरी चीज रह गई है और वो हमारा है शट डाउन डिसीजंस हमारे। जिस तरह से अब अगेन वही वाली बात आ जाती है, आपके फॉर एग्जांपल 4 प्रोडक्ट्स आप मैन्युफैक्चर करते हो, ठीक है, और आपको ये लग रहा है कि उनमें से एक प्रोडक्ट जो है ना वो आपका क्या है, वो आपका थोड़ा लॉस में जा रहा है। ठीक है, तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ सकता है कि अब आपने कंटिन्यू करना है या आपने शट डाउन करना है। ठीक है, तो आपने बेसिकली अब जो हमने चीज देखनी है आखिरी, वो क्या है? कंटिन्यू और शट डाउन। और उसमें बहुत सिंपल सा हमारा लॉजिक है। कंटिन्यू और शट डाउन में यू हैव टू डिसाइड, ये द रूल इज कि आप क्या करेंगे? वी विल कंटिन्यू विद द प्रोडक्ट, प्रोसेस और डिपार्टमेंट और मशीन गिविंग अ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो कोई भी आपका ऐसा आपके एंटिटी का हिस्सा जो कि आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा हो, वो आपने शट डाउन नहीं करना। वो तो यू विल गो विद दैट ऑप्शन, यू विल कंटिन्यू विद दैट। ठीक है, तो शट डाउन डिसीजंस के अंदर मेन आपका पॉइंट ये हो गया। अब हम जरा क्वेश्चन को एक दफा देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह आज टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी अपना स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह। या तो हम ये भी कर सकते हैं, हमारे पास डिसीजन का रूल ये भी हो सकता है ठीक है। इसको अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो वो अगेन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है उन्होंने किस तरीके से बात की है। जनरली हमें अगर कोई ऑप्शन जो है वो, अगर कोई हमें डिपार्टमेंट पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है तो वी डिसाइड टू गो विद इट। ठीक है, वी डिसाइड टू कंटिन्यू दैट। चलें जी, तो शट डाउन डिसीजंस पे अब इधर आ जाते हैं हम। कंपनी V makes 4 products P, Q, R and S. The budget for the next year is as follows. आपको उसने अगले साल का बजट दे दिया। ये अभी हम कर रहे हैं 377 पेज नंबर 377 पे, पेज 377 पे एग्जाम्पल हम कर रहे हैं कंपनी बी। ठीक है, चलें। तो क्या दे रहा है उसने आपको? अगले साल का बजट दे दिया, डायरेक्ट मटेरियल्स दे दिए, डायरेक्ट मटेरियल PQRS ये रुपीज इन थाउजेंड्स है, डायरेक्ट लेबर दे दिया, वेरिएबल ओवरहेड दे दिया, ये आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। फिर उसमें से सेल्स को नेट ऑफ किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया, टोटल कंट्रीब्यूशन आ गया। ठीक है, फिर उसमें से उसने क्या माइनस किया? डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। ठीक है,
डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट और एक है शेयर ऑफ जनरल फिक्स कॉस्ट। तो मुझे बात बताइए इन दोनों में से प्रोडक्ट स्पेसिफिक कौन सा हो गया, प्रोडक्ट से रिलेटेड, कि प्रोडक्ट पी की वजह से वो फिक्स कॉस्ट आ रही है, प्रोडक्ट क्यू की वजह से फिक्स कॉस्ट आ रही है, वो कहलाती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, अगर मैं पी को मैन्युफैक्चर करना बंद कर दूंगी तो मेरे चार्ज 400,000 रुपीज के फिक्स कॉस्ट इनकर नहीं होंगे, लेकिन मेरा तो ये टोटल है 1.1 मिलियन का, ये जो टोटल मेरा जनरल फिक्स कॉस्ट है ये तो मेरा हर हाल में इनकर होगा। इज दैट क्लियर? फिर ये क्या होगा, ये 1.1 मिलियन क्यू आर एस पे एलोकेट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बात समझ आ रही है सबको? तो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल का क्या मतलब है, इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। अप्लाइड अप्लाइड ये वाली चीज है। ठीक है, अप्लाइड ओवरहेड्स क्या होते हैं, जनरल होते हैं ना, उनको आपने फिर किसी बेसिस पे जो है वो चार्ज किया हुआ होता है, वो बिकॉज ऑफ वन स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं आ रहे होते, वो जनरली आ रहे होते हैं, इसलिए आप उनको किसी स्पेसिफिक बेसिस पे डिवाइड कर रहे होते हो। प्रोडक्ट पी के ऊपर 4 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल हो सकता है हमने प्रोडक्ट पी के लिए ही कोई प्लांट इंस्टॉल किया हुआ है और ये प्रोडक्ट पी के प्लांट की डेप्रिसिएशन हो, तो अगर आपने प्रोडक्ट पी जो है वो नहीं, मैं इसकी बात कर रही हूँ, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल की बात कर रही हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल अगर अगर आपको प्रोडक्ट पी मैन्युफैक्चर ही नहीं करना तो प्लांट पी की भी आपको जरूरत नहीं है, तो 4 लाख की फिर उस प्लांट की डेप्रिसिएशन भी नहीं आएगी। इज दैट क्लियर? ऑन दी अदर हैंड ये क्या है, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होंगे, है ना, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स होंगे, जनरल आपके फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स होंगे, जनरल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स होंगे। तो इसमें जनरल प्रोडक्शन एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड्स आ जाएंगे, जिनका किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो नॉर्मली फिक्स कॉस्ट क्या होती है, नॉर्मली फिक्स कॉस्ट तो ये होती है ना, मैं भले एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करूं, 4 मैन्युफैक्चर करूं, मेरी फिक्स कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये वो है जनरल फिक्स कॉस्ट। लेकिन 1250 ये वो फिक्स कॉस्ट है जो कि किसी प्रोडक्ट की होने की वजह से अराइज हुए हैं। ठीक है, तो वो स्पेसिफिकली पता लग गया हमें। ठीक है, अच्छा जी, वो क्या कह रहा है, directly attributable fixed costs are cash expenditures that are directly attributable to each individual product. These costs would be saved if operations to make and sell the product were shut down. ठीक है, तो अब हमने क्या डिसाइड करना है, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं जी, ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपका काम ये है कि यू हैव टू कैलकुलेट कि भाई अगर हम अभी तो हम तीनों को कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना, सॉरी चारों को अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो देखिए यहाँ पे तो हमारे पास पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है। पहली बात तो ये हर एक का मेरे पास पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कुछ में प्रॉफिट्स आ रहे हैं, कुछ में लॉसेस आ रहे हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये उठता है कि अगर हम डिसकंटिन्यू करते हैं तो मुझे जरा कैलकुलेट करके बताइए कि मेरे पास, मैं अगर पी को डिसकंटिन्यू करती हूँ तो नेट बेनिफिट क्या होगा, क्यू को डिसकंटिन्यू करती हूँ तो नेट बेनिफिट क्या होगा, आर को डिसकंटिन्यू करती हूँ तो नेट बेनिफिट क्या होगा, और एस को डिसकंटिन्यू करती हूँ तो नेट बेनिफिट क्या होगा। जल्दी से सारी फिगर्स आपके सामने है, 5 मिनट का काम भी नहीं है। मुझे फिगर में भी बताइएगा।
जी। हो रहा है, सॉल्व कर रहे हैं सारे। चलो मैं जल्दी से आपके साथ करती हूँ। अगर हम प्रोडक्ट बी को डिसकंटिन्यू करते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास एक तो चीज आ जाएगी कंट्रीब्यूशन लॉस्ट, ये तो आपका हो जाएगा कॉस्ट, है ना। तो हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, कंट्रीब्यूशन लॉस्ट को हम नेगेटिव में शो कर देते हैं 1000, ठीक है। और ये सारी फिगर्स कितनी है, रुपीज एंड थाउजेंड है। तो हम इनफैक्ट सारे प्रोडक्ट पी क्यू आर एस सबके पास, सबके लिए हम यही कैलकुलेशन कर सकते, मतलब टेबुलर फॉर्म में हम कर सकते हैं इसको, ताकि चीज हमारे लिए आसान हो जाए। पी क्यू आर और एस, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, अब हमने रेलेवेंट कॉस्टिंग के साथ सारे काम करने हैं। अगर हम प्रोडक्ट पी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा 1000, क्यू के केस में कितना लॉस्ट होगा 150, ठीक है, नेगेटिव 150। आर के केस में कितना लॉस्ट होगा, नेगेटिव 1100। और एस के केस में कितना लॉस्ट होगा, नेगेटिव 350, राइट। फिर उसके बाद हमने कहा कि भाई अगर हम पी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास एक कॉस्ट सेविंग भी तो आएगी, है ना। फिक्स कॉस्ट सेव, तो ये आपकी रेलेवेंट इनकम हो जाएगी, है ना। सिमिलरली सेम गोज फॉर ऑल दी अदर पॉइंट्स, ठीक है, ऑल दी अदर प्रोडक्ट्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट सेव, ये आपकी हो जाएगी इनकम, है ना, अगर आप डिसकंटिन्यू करते हो पी को। इसी तरह से क्यू को डिसकंटिन्यू करते हो तो 250 फिक्स कॉस्ट सेविंग हो जाएगी, बाकी 300 सेविंग हो जाएगी, और एस की सेविंग हो जाएगी ये भी 300, ठीक है। जो ये कॉस्ट है ये तो आपकी इनकर होनी ही होनी है, वेदर यू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू विद एनी प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज नॉट गोइंग टू बी रेलेवेंट। अब अगर हम नेट बेसिस पे कैलकुलेशन करें इस चीज की, नेट कैलकुलेशन करते हैं, तो मुझे बात बताइए, व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, व्हाट डू ऑल द नेगेटिव फिगर्स रिप्रेजेंट। हाँ जी, नेट कॉस्ट, है ना, नेट कॉस्ट या नेट लॉसेस, ठीक है, और सेविंग्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूएशन। हाँ जी। अब क्या मतलब हुआ इस बात का, अब जरा हम देखते हैं। अगर हम पी को डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमें नेगेटिव, हमें नेट जो है वो 600 रुपए का नुकसान होगा, 6 लाख रुपए का नेट हमें नुकसान हो रहा है, 1 मिलियन का नुकसान हो रहा है, 4 लाख की सेविंग हो रही है, नेट 6 लाख का नुकसान हो रहा है पी को खत्म करने का, ठीक है। आर को भी खत्म करने का नेट 8 लाख का नुकसान हो रहा है, एस को भी खत्म करने का नेट 50,000 का नुकसान हो रहा है। क्यों, एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हमें सेविंग होगी अगर हम क्यू को बंद करते हैं। क्यू से जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है, हाँ वेरी गुड, क्यू से भी जो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है वो 150 है, और क्यू से जो सेविंग है वो ज्यादा है क्यू को डिसकंटिन्यू करने की वजह से। क्यू को डिसकंटिन्यू करेंगे तो 2.5 लाख की सेविंग होगी, 1.5 लाख का ठीक है इनकम आपका लॉस्ट होगा, नेट बेसिस पे आपको सेविंग हो रही है। तो नेट कॉस्ट कहते हैं, नेट लॉस कहते हैं, और सेविंग्स फ्रॉम डिसकंटिन्यूएशन, देयरफॉर प्रोडक्ट क्यू शुड बी डिसकंटिन्यूड। जी, बात समझ आ गई। और वैसे भी अगर लैक ऑफ फंड्स ना भी होते, ठीक है, ठीक है, अगर हमें, हमारे पास लैक ऑफ फंड्स ना भी होते तब भी हम क्यू को डिसकंटिन्यू कर देते तो बेहतर था, है ना। यहाँ पे तो ऐसे ही मैंने सिनेरियो बना दिया। इज दैट क्लियर, यहाँ तक बात समझ आ गई सबको। अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक सब कॉपी कर लें जल्दी से।
नहीं हसन, इस सिनेरियो में ना हम सिर्फ फिर कंट्रीब्यूशन को नहीं देखेंगे, ठीक है। हम इस सिनेरियो में सिर्फ फिर कंट्रीब्यूशन को नहीं देखेंगे, फिर हमने नेट इफेक्ट तो निकालना ही निकालना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था कि आर का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, लेकिन आर का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी लेट्स से 1000 होता। हसन फिर गलत हो जाना था ना, वो तो इत्तेफाक से ऐसे हो रहा है कि जी क्यू का सबसे कंट्रीब्यूशन कम है। यहाँ पे जो रेलेवेंट चीजें हैं वो दो हैं, एक तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट है और एक डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट की जो सेविंग है। इज दैट क्लियर हसन? तो अगर यहाँ पे कंट्रीब्यूशन होता आर का सबसे ज्यादा है 1100 1100 है, 1.1 मिलियन है बेसिकली, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उसके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट कितने होते, 1 मिलियन होते, फिर तो आप कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे, या फॉर एग्जांपल इसके इसके जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट होते हैं वो होते 1300, है ना, ठीक है। कंट्रीब्यूशन नेगेटिव क्यों लिया? क्योंकि हम ये डिसाइड करें कि अगर हम पी को शट डाउन कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा ना इतना, तो ये कंट्रीब्यूशन लॉस्ट होगा, तो ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, तो यहाँ ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो बेटा प्रॉफिट देख रहे हैं ना यहाँ पे सिर्फ कंट्रीब्यूशन हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है, यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट को देखना है। आप इसी रूल को फॉलो करो जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लिखवाया है, ठीक है। ये वाली बात कॉपी करो, ये क्या लिखवाया मैंने, द ऑप्शन में द हायर प्रॉफिट और लोअर कॉस्ट और लॉसेस, ठीक है। तो हमने डिसीजन क्या ले लिया कि भाई यहाँ पे हमारे पास लॉस हो रहा है, क्यू के केस में हमारे लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्यू को डिसकंटिन्यू करना ज्यादा प्रॉफिटेबल है, इसलिए जो है हम इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है बिनाहिल। और अगर तो आपके पास इस तरीके से डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट कोई आ रहा है तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ कंट्रीब्यूशन के बेसिस पे नहीं काम करना। फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे होता के जी सी एम टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन, ये प्रोडक्ट ए बी सी है, ठीक है, तीन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है जनाब, प्रोडक्ट ए बी सी, टोटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है ये ए का है फॉर एग्जांपल 1 मिलियन, 10 मिलियन है या 1 मिलियन कर देते हैं इसको, ठीक है। प्रोडक्ट बी का है 1.5 मिलियन और प्रोडक्ट सी का फॉर एग्जांपल 2 मिलियन, ठीक है। और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि जी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट, ठीक है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट कितनी है इसकी, फॉर एग्जांपल है 5 लाख, ठीक है। इसकी है फॉर एग्जांपल 8 लाख, ठीक है। और इसकी है फॉर एग्जांपल 2.2 मिलियन, ये भी तो हो सकता था ना, ठीक है। अब अगर आपने ये करना है रिक्वायर्ड है विच प्रोडक्ट, ठीक है। पहली बात तो ये कि ये जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये कंट्रीब्यूशन टोटल है ना, टोटल कंट्रीब्यूशन है। इसके बेसिस पे अगर आप ये कहते हो कि जी विच प्रोडक्ट शुड बी डिसकंटिन्यूड, तो आप तो कहोगे कि जी ए को डिसकंटिन्यू करें, है ना हसन, आप कह दोगे कि जी ए को डिसकंटिन्यू करें। अच्छा यहाँ पे मैं अप्लाइड, ठीक है, अप्लाइड जनरल फिक्स्ड ओवरहेड भी मैं बता देती हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लाख है, यहाँ पे 5 लाख है और यहाँ पे है फॉर एग्जांपल 4 लाख, ठीक है। ये भी अब आपके पास डेटा। तो अब आपने कौन से प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है? अगर आप तो बिल्कुल सिर्फ कंट्रीब्यूशन पे जाते हो, हालांकि आपको पता है यहाँ पे डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी है जो कि रेलेवेंट है फॉर डिसीजन मेकिंग, फिर तो आपका आंसर गलत आएगा, फिर तो आप कहोगे ए सबसे कम कंट्रीब्यूशन देता है, ए को निकालो, है ना। हालांकि ऐसा नहीं है, आपने क्या कहना है, आपने कहना है ठीक है जनाब, हमने इंडिपेंडेंटली देखना है कि अगर हम प्रोडक्ट ए को डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो हमारी इनकम लॉस कितनी होगी, 1 मिलियन। प्रोडक्ट बी को डिसकंटिन्यू कर देते हैं, इनकम लॉस होगी 1.5 मिलियन। प्रोडक्ट सी को डिसकंटिन्यू करते हैं, इनकम लॉस होगी 2 मिलियन, ठीक है। सबसे ज्यादा हमें डेंजरस डिसकंटिन्यू करने हमें सी में ही नजर आ रहा है, लेकिन लेट्स सी
फिर हमारे पास फिक्स कॉस्ट सेविंग्स भी तो आएंगी, और कौन सी फिक्स कॉस्ट सेविंग्स लेनी है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल वाली, है ना। अगर आप ए को डिसकंटिन्यू करते हो तो 5 लाख की सेविंग इधर होगी, 8 लाख की सेविंग इधर होगी, और सी के केस में 2.2 मिलियन की सेविंग होगी। अब अगर हम नेट बेसिस पे देखते हैं तो हमारे पास नेट कॉस्ट या नेट सेविंग फ्रॉम डिसकंटिन्यूएशन, अब हमने ये देखना है कि कौन सी केस में आपको या तो सबसे कम आपकी कॉस्ट पड़े या सेविंग आपको। तो अब देखिए यहाँ पे क्या सिनेरियो है। अगर हम नेट बेसिस पे चलते हैं तो फिर हम क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे प्रोडक्ट सी शुड बी डिसकंटिन्यूड, यस और नो, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि आपके फंड्स कम है ज्यादा है व्हाटसोएवर, ठीक है। आपको प्रोडक्ट सी तो वैसे ही डिसकंटिन्यू कर लेना चाहिए। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास फंड्स कम है और आपके ऊपर डिसीजन आ जाता है कि जी आपने किसी एक प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करना है, तो फिर आपने कौन से प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं प्रोडक्ट बी और सी में से, ए और बी में से डिसाइड करें विच प्रोडक्ट शुड बी डिसकंटिन्यूड। प्रोडक्ट ए की भी नेट कॉस्ट है, प्रोडक्ट ए में भी डिसकंटिन्यू करना फीजिबल नहीं है, प्रोडक्ट बी में भी डिसकंटिन्यू करना फीजिबल नहीं है। तो मुझे बात बताइए ज्यादा बेहतर इन दोनों में से कौन सा है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि प्रोडक्ट ए को भी अंदर इन हाउस मैन्युफैक्चर करें, प्रोडक्ट बी को भी इन हाउस मैन्युफैक्चर करें, लेकिन अगर बाइंग करने की ऑप्शन आ जाती है या जरूरत पड़ जाती है तो कौन सा वाला फिर भी बेहतर है। सीएम को लॉस इसलिए लिया, अगर हम प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू करते हैं तो हमारा ये इनकम लॉस होगा। हम ये देख रहे हैं ना, अगर हम प्रोडक्ट ए बनाना खत्म कर देते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन हमारा इनकम होती है ना, ये हम लूज कर जाएंगे, तो ये रेलेवेंट कॉस्ट होगी आपकी। हाँ जी बताइए जरा, ए और बी में अगर डिसाइड करना पड़ जाए, ए और बी में अगर डिसाइड करना पड़ जाए तो कौन सा बेहतर है डिसकंटिन्यू करना। नेट कॉस्ट किसमें कम है, ए में कम है। आप कहोगे ए में कम कॉस्ट पड़ रही है डिसकंटिन्यू करने की। देखिए नेट कॉस्ट कितनी है इसमें, 5 लाख, इसमें नेट कॉस्ट डिसकंटिन्यू करने की कितनी है, 7 लाख। तो इन दोनों में से बेहतर कौन सा डिसकंटिन्यू करना है, इसमें हमें 5 लाख हमें कम थोड़ा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, ठीक है, डिसकंटिन्यू करने की। इज दैट क्लियर। तो लोअर कॉस्ट, इज दैट क्लियर, या तो हम लोअर कॉस्ट की तरफ जाएंगे, ऊपर मैंने लिखवा दिया है द ऑप्शन विद द हायर प्रॉफिट और लोअर कॉस्ट और लॉसेस। इज दैट क्लियर, ठीक है। चले ऑन दिस नोट हमारा कंक्लूड हो जाता है क्या चीज, जो 5वां पॉइंट था प्राइसिंग डिसीजन का, कि प्राइस कैसे सेट करनी है। 5th पॉइंट ऑफ शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, वो हमने रेलेवेंट कॉस्ट में कवर कर लिया है, ठीक है। हमारा 5th स्टॉप क्या था, ठीक है, ये हमने कवर कर लिया है रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर, ठीक है। अब आपके पास जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग का चैप्टर है वो अब हो जाता है कंप्लीट। सारे कॉन्सेप्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेलेवेंट कॉस्ट, फिर हम ब्रेक इवन पर आए, ब्रेक इवन के बाद फिर हम आए किसके ऊपर, शॉर्ट टर्म डिसीजंस के ऊपर, और अब हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अब आप लोगों ने क्या करना है, अच्छा जी बिफोर दैट मुझे जरा होम असाइनमेंट्स में जरा प्रॉब्लम्स बताइए। क्वेश्चन क्लास वर्क नंबर 17 हमने डिस्कस कर लिया था मेरे ख्याल से कल, है ना। अच्छा और कौन कौन से सवाल थे, 23 और 25, हाँ 19 भी दिया था मैंने आपको शायद, क्लास वर्क नंबर 19 जी, 19 भी मेरे ख्याल से हो गया था, है ना, ये भी हो गया था, ठीक है, ये भी हो गया था। आगे क्लास वर्क 20 मैंने आपको खुद कराया था जी, बिल्कुल। आगे चलते हैं, 23 एंड 25 थे। चलें जनाब, क्लास वर्क नंबर 23 में बताइए कोई प्रॉब्लम। क्लास वर्क 19 में फिक्स कॉस्ट को 1600 इंटू 8 क्यों किया। अच्छा जनाब एक सेकेंड, क्लास वर्क नंबर 19 में आप कह रहे हो 1600 को इंटू 8
ये क्या है, फिक्स्ड ओवरहेड्स इज अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर बेस्ड ऑन अ बजट ऑफ 1600 आवर्स पर क्वार्टर, और हमें क्या करना है, क्वार्टरली नेक्स्ट 3 मंथ्स निकालना है। एट क्या चीज है बेटा, तो गिव मी अ मिनट तो जरा देखने दे है क्या ये। सोल्यूशन में खोल लेती हूँ सामने। अच्छा बच्चे, अगर कोई क्वेरी डिस्कशन के लिए जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के क्वेरीज है ना, वो फिर हम एक क्वेरी डिस्कशन क्लास रख लेते हैं, तो उसमें हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी आप सिर्फ होम असाइनमेंट्स और क्लास वर्क के बारे में बताएं जी। कहाँ है 8 बच्चे, क्लास वर्क नंबर 19। हाँ जी, उसने आपको बता दिया कि फिक्स्ड ओवरहेड इज अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स, ठीक है, बेस्ड ऑन अ बजट ऑफ 1600 आवर पर क्वार्टर। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास लेबर आवर्स हैं कितने, आपको उसने बता दिया है हर प्रोडक्ट के अंदर कि टोटल कितनी वेज पड़ेगी पर लीटर, ठीक है। टोटल रेट पर लीटर कितना है, उसको आप डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो आपके पास आ जाएंगे नंबर ऑफ लेबर आवर्स पर यूनिट, है ना, जो कि यहाँ पे आ गया। इज दैट क्लियर? 3, 2, 4 और 4.5, ठीक है। और the fixed overhead absorption rate is 8 per hour. This can be calculated from overhead cost and direct labor hours for any of the 4 product. तो फिक्स्ड ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आपके पास आ जाएगा 8 रुपीज, ये कैलकुलेट हो गया। ये मैं कैलकुलेट करके बताऊं, 24 डिवाइडेड बाय, सॉरी नहीं हुआ, चले मैं करवा देती हूँ। डायरेक्ट लेबर ए बी सी डी, ठीक है, ये लिक्विड ए बी सी डी है। डायरेक्ट लेबर पर यूनिट उन्होंने दिया हुआ है 18, 15, 24 एंड 27, ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद उसने ये भी बताया हुआ है कि 6 पर आवर इसका रेट है, तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हुए, दिस डिवाइड बाय 6, 3, ठीक है। ये बात तो आ गई समझ में। ए के 3 आवर्स हो गए, बी के 2.5, सी के 4 और डी के 4.5, ठीक है। 18 डिवाइड बाय, ये किस तरह से क्या कैलकुलेट हुआ होगा, ये कैलकुलेट हुआ होगा आवर्स मल्टीप्लाइड बाय वेज, ठीक है। अच्छा जी, डायरेक्ट लेबर आवर्स आ गए, ठीक है। चले, ये करने के बाद अब हमें वो कह रहा है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स जो आपने यहाँ पे रुपीस पर लीटर कैलकुलेट किए ना, इट इज अब्सॉर्ब्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स। तो मुझे बात बताइए कि लिक्विड ए में जो 24 आया होगा, ये किस तरीके से कैलकुलेट किया होगा इन्होंने। हाँ जी, हाँ जी, पर यूनिट में कैसे उन्होंने कैलकुलेट किया होगा, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट इन आवर्स, है ना, मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट। बात समझ आ गई? फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, इन्होंने आपको ये बता दिया है कि जी फिक्स्ड ओवरहेड पर यूनिट कितना है, 24, 20, 32, 36, ठीक है, 24, 20, 32 और 36, ठीक है। तो हम ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, वो तो यूनिफॉर्म होगा ना हर एक के लिए, हम किसी भी एक प्रोडक्ट का सिलेक्ट कर ले, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 24 रुपीज पर यूनिट कैसे कैलकुलेट हुआ होगा, OAR इन आवर्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्ट लेबर आवर पर यूनिट कितना है, 3, ठीक है। तो जब हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं 24/3, तो वो 8 आता है। हम प्रोडक्ट बी को भी यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, 20 इज इक्वल टू OAR पर आवर मल्टीप्लाइड बाय कितना, 2.5। तो जब हम इसको करते हैं किस तरीके से, 20 डिवाइडेड बाय 2.5, तो हमारे पास आंसर वही 8 आता है। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि 8 इज व्हाट, 8 इज आवर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर, जो कि यूनिफॉर्म है। यहाँ तक बात समझ आ गई?
अब मैंने कैलकुलेट करना है कि मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं कितने, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं। मेरा ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर का फॉर्मूला क्या होगा, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। अब समझ आ रही है बात? तो मैं जब इसको यूज करती हूँ तो मेरे पास क्या आंसर आता है, A इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स कितने हैं 1600। तो मैं x को जब कैलकुलेट करती हूँ, यानी कि मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स पे कितने हैं बजटेड, तो वो कितने हो जाते हैं 1600 इंटू 8, 12,800। इज दैट क्लियर? चलें क्लास वर्क, अच्छा मैं क्लास वर्क 14 पे बाद में आती हूँ, क्लास वर्क 19 के बाद क्लास वर्क 23 में बताएं कोई मसले थे? जी जी बेटा मैं आती हूँ अभी, 23 में बताएं। शाहरुख, अब्दुल्ला, अनस, असमैन, आजकल मोहसिन नहीं आ रहे क्लास में, ऐमन, हसन जावेद, हसन महमूद, आसिफ, मनाहिल, मोहम्मद अहमद, उस्मान, साइम, समरा ने कह दिया नो, सुंदस, अरसलान, उजैर, जेबा, क्लियर है? क्लास वर्क 23 बेटा प्रैक्टिस क्वेश्चन 17 आपने कब, मैंने कल होम असाइनमेंट दे दिया था, आप लोगों ने कहा हो गया, इसलिए मैंने नहीं कराया। और क्लास वर्क नंबर 25 जी डेसिमल वर्ल्ड, क्लास वर्क 23 का पार्ट बी। अच्छा जी, पार्ट बी में वो क्या कह रहा है, ओनली 400 कंपोनेंट्स आर अवेलेबल फ्रॉम सप्लायर्स। हाँ जी, क्या मसला आ रहा है इसमें, हो गए सारे? ओ बेहतरीन हो गया, वाकई में किए ना, दिल खुश कर दिया आपने। मुझे बात बताएं, सही सही कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में? यू नीड टू गिव योरसेल्फ सम रूम के गलतियां होंगी, ठीक है? फौरन से ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से सिनेरियो क्लिक करे। मैं भी आपसे कुछ पॉइंट्स भी शेयर करूंगी जो कल हम लोगों ने एग्जाम सेशन कंडक्ट किया था कि आप में, वैसे तो मेरे ख्याल से उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है फेसबुक के पेज पे, डू गो थ्रू दैट। वहां पे भी सारे टीचर्स का यही स्टैंस था, यू नीड टू एम फॉर 50%, ठीक है? और इस वजह से आपने ये नहीं अपने आप को पैनिक क्रिएट करना, वही पैनिक वाली बात, चीजें नहीं कंट्रोल हो रही, होती नहीं है, ठीक है? होता नहीं है सवाल तो मुश्किल टेंशन शुरू हो जाती है। आपने पूरे सवाल, अगर आपका 18 मार्क्स का है, आई क्या आपने पूरे के पूरे हो सकता है 18 मार्क्स अचीवेबल ना भी रखे हो, ठीक है? आपने उसमें से जो अलाउेबल जो मतलब अचीवेबल मार्क्स हैं, 10 मार्क्स भी अगर आपने अचीव कर लिया ना तो दैट्स गुड इनफ, 15 मार्क्स भी अचीव कर लिया दैट्स गुड इनफ, ठीक है? फिक्स कॉस्ट फिर बेटा, उसमें फिक्स कॉस्ट कहाँ लेते हैं? हमने तो नहीं लिया कहीं पे भी, हमने फिक्स कॉस्ट कहाँ ली है? रैंकिंग करते हुए तो हम वेरिएबल कॉस्ट ही लेते हैं, हमने कहा लिया, आप मुझे ये बता दें। हाँ जी, इसमें जरा मुझे बताएं शाहरुख। शाहरुख इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है बच्चे? कंपोनेंट्स डिवाइडेड बाय यूनिट्स। ओहो बेटा, डेप्रिसिएशन फिर उसमें रेलेवेंट होगी ना जेबा। अब मैं एक सेकेंड आपके क्वेश्चन पर आती हूँ, गिव मी अ मिनट। क्लास वर्क 23 रैंकिंग करते हुए आपने वेरिएबल कॉस्ट को ही लेना है बस। अच्छा, क्लास वर्क 23 में आप कह रहे हो पार्ट बी, पार्ट बी में हाँ जी, कितने कंपोनेंट्स लग रहे हैं एक यूनिट में बेटा? वो तो आपका जनरल बात है ना, क्या कह रहा है ये? पहली बात तो ये कि वो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स क्या बनाता है, अपेरेंटली सम केसिंग, ठीक है? इट मेक्स 4 टाइप्स ऑफ केसिंग, ईच केसिंग रिक्वायर्स द सेम बॉटम कंपोनेंट एंड सम हाई ग्रेड स्टील, ठीक है? तो जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट आप समझो कि जिस तरह वो माइक्रोचिप है,
ठीक है, अगर आप एक मोबाइल फोन की बात कर रहे हो, ठीक है, ये केसिंग है। अब आई डोंट अंडरस्टैंड कि केसिंग से क्या मुराद हो। अब बॉटम कंपोनेंट भी उसने नहीं एक्सप्लेन किया कि क्या है। तो एक यूनिट में एक ही कंपोनेंट लग रहा है और बाकी रिमेनिंग क्या लग रहा है, स्टील लग रहा है। बात समझ आ रही है? और आप ये भी देख लो, इधर जो इन्होंने बॉटम कंपोनेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ए बी सी डी में पर यूनिट सेम ही है, 50 50 50 50। इज दैट क्लियर? तो ये पर यूनिट इन्होंने कॉस्ट दी हुई है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंपोनेंट क्या होता है, कंपोनेंट वो होता है जैसे अगर मैं मोबाइल फोन की बात करूं तो उसमें एक कंपोनेंट क्या हो गया, उसकी माइक्रोचिप होगी। तो एक फिनिश प्रोडक्ट में एक ही माइक्रोचिप लग रहा है, एक ही कंपोनेंट लग रहा है। क्लियर होगी बात? तो कंपोनेंट पर यूनिट इज जस्ट वन। सिंगल कंपोनेंट किधर है? सिंगल कंपोनेंट लिखा हुआ है इन्होंने, सेम बॉटम कंपोनेंट मुझे नजर आ रहा है, हाँ ये रहा, सेम सिंगल कंपोनेंट इज, ये लें जी, और क्लियर होगी बात। सेम सिंगल कंपोनेंट इज यूज्ड फॉर ईच ऑफ द 4 प्रोडक्ट्स, ये लें, क्लियर कट लिखा हुआ है। अच्छा जी, क्लास वर्क 25 में बताइए, फिर मैं वापस पीछे आऊंगी। क्लास वर्क 25 क्लियर है? डेसिमल वर्ल्ड लिमिटेड। अच्छा जी, जेबा बहुत नाराज हो रही हैं, कह रही है कि जी रैंकिंग करते हुए आपने तो बताया था जी वेरिएबल कॉस्ट के बेसिस पे हम लोग रैंकिंग जब करते हैं तो उसमें तो हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं। उनका कहना ये है कि क्लास बुक 17 में हमने क्या लिया, फिक्स कॉस्ट भी लिया। हाँ जी, कहाँ लिया मुझे ये बता दें। अनलेस ऑब्वियसली बात है, अगर तो वो रेलेवेंट हुई ना बेटा, वही वाली बात है, अगर एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट है फिर तो वो एक किस्म की वेरिएबल ही हो जाएगी ना, कि अगर हम उसको प्रोड्यूस नहीं करते तो वो कॉस्ट इनकर ही नहीं होनी, तो फिर तो वो हमारी ऑब्वियसली बात है उसमें उसका पार्ट बनेगा ना। पहली बात तो ये, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट था, यहाँ पे तो रैंकिंग करनी ही नहीं थी। और बताए, आगे बताए। अच्छा जेबा, पहली बात तो ये कि यहाँ वो रेलेवेंट है, फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट है। हमने ये नहीं पढ़ा कि फिक्स कॉस्ट हमेशा इररेलेवेंट होगी। क्या हमने ये बात पढ़ी है कि फिक्स कॉस्ट इज ऑलवेज इररेलेवेंट? नहीं, इसमें हमने एक्सेप्शंस पढ़े हैं ना। फिक्स कॉस्ट इज जनरली इररेलेवेंट। अच्छा, हमने कहा कि अगर इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट होगी तो वो रेलेवेंट है ना। हमने ये भी पढ़ा कि अगर फिक्स कॉस्ट की सेविंग हो रही होगी ड्यू टू एनी डिसीजन, वो भी आपके लिए क्या है, वो भी आपके लिए क्या है, रेलेवेंट है। इज दैट क्लियर? तो पहली बात तो ये कि फिक्स कॉस्ट आर नॉट ऑलवेज इररेलेवेंट, आपने हर सिनेरियो को देखकर करना है। दूसरी बात ये, इस सवाल में रैंकिंग तो करनी ही नहीं थी, ये तो आपका सिंगल प्रोडक्ट है, बट रैंकिंग तो आपकी करनी होती जब आप मल्टी प्रोडक्ट प्रोडक्शन कर रहे होते हो। ठीक है, दूसरी बात भी आपकी हो गई क्लैरिफाई। तीसरी बात ये कि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट रेलेवेंट कैसे है, आपने ये डिसाइड करना है कि अगर हम प्रोड्यूस करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी, अगर हम बाय करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी। ठीक है, और आपको ये बात बता दी जाए कि प्रोड्यूस करने की वजह से फिक्स कॉस्ट इनकर हो रही है। फॉर एग्जांपल प्लांट हायर, ठीक है, प्लांट इंश्योरेंस, प्लांट मेंटेनेंस, ये प्लांट आपने प्रोडक्शन के लिए ही रखा हुआ था, और आपको नीचे मेंशन भी कर दिया है कि अगर आप प्रोडक्शन नहीं करते और अगर आप बाइंग की तरफ जाते हैं तो आप ये प्लांट डिस्कंटिन्यू आप रिटर्न कर देंगे। तो क्या ये फिक्स कॉस्ट आपकी उस केस में इनकर हो रही होगी? तो मुझे बात बताइए, अगर कोई फिक्स कॉस्ट होती है जो एक सिनेरियो में इनकर हो रही होती है और दूसरे सिनेरियो में इनकर नहीं हो रही होती, तो वही तो रेलेवेंट होती है, वही तो रेलेवेंट टू डिसीजन मेकिंग है। हम उस फिक्स कॉस्ट को इग्नोर कर सकते हैं जो कि दोनों केसेस में इनकर होनी थी। अब बात समझ आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे हो रहा होता हेड ऑफिस रेंट, ठीक है, हेड ऑफिस रेंट इन्होंने दिया होता, और हेड ऑफिस रेंट हम कहते हैं कि भाई वो तो हेड ऑफिस का है, और क्वेश्चन में कुछ मेंशन भी ना होता। हेड ऑफिस तो हमें चाहिए ही चाहिए, भले हम मैन्युफैक्चर करें भले हम प्रोड्यूस करें। तो हेड ऑफिस रेंट वाज समथिंग
जो कि फिक्स कॉस्ट है और जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं, ना उसको प्रोडक्शन की कॉस्ट की कैलकुलेशन में लेकर आए, ना उसको बाइंग की कॉस्ट में कैलकुलेशन कैलकुलेट करने के लिए लेकर आए, ये कहें कि जी फिक्स कॉस्ट वो इररेलेवेंट है इन दैट केस। यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट दी हुई है ना, दैट इज एक्चुअली इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इज दैट क्लियर? इंक्रीमेंटल कॉस्ट आ रही है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की वजह से वो कॉस्ट आ रही है। प्रोडक्शन नहीं करेंगे वो कॉस्ट नहीं आएगी, तो वो 100% रेलेवेंट है। तो हमने अपने दिमाग में ये नहीं बैठा लेना है, हमने तो ये कोई सवाल ऐसा किया ही नहीं है जिसमें मैंने आपको ये बात कही हो कि फिक्स कॉस्ट तो हमेशा इररेलेवेंट होती है। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट। और बताएं क्लास 14। अच्छा, क्लास 14 में आप कह रहे हो क्राफ्ट्समैन, ये इन्होंने बताया हुआ है। The contract will last for 6 months and require 2 craftsmen whose basic annual wage cost is 16,000 each. तो 6 months की कितनी हो गई? 8,000 each. To complete the contract in time, it will also be necessary to pay them a bonus of 700 each. Without the contract, they would be retained at their normal pay rates, doing work that they will otherwise be done by temporary workers. हाँ जी, इसकी क्या कॉस्ट होगी? लेबर की क्या रेलेवेंट कॉस्ट होती है? इधर आ जाते हैं। हाँ जी, आप खुद जवाब दें इस बात का। आपने इस फ्लो चार्ट को रखा अपने सामने अब्दुल्ला जी? कौन सा रूट लिया आपने इसमें क्राफ्ट्समैन के लिए? उनकी एनुअल पे हमने, उसकी एनुअल पे है, परमानेंट हो गए या टेम्परेरी हो गए? परमानेंट हो गया। अच्छा, स्पेयर टाइम अवेलेबल है उनके पास? लेकिन उनको हम बोनस दे रहे हैं, अपेरेंटली उनके पास स्पेयर टाइम अवेलेबल है ना? लेकिन उन्होंने आगे क्या बोला है, जरा वापस से आते हैं सवाल के ऊपर। गिव मी अ मिनट, मेरी जरा गला मेरा थोड़ा सा बैठ रहा है, सिर्फ 1 मिनट देते हैं, मैं जरा चाय पी लूं ताकि मेरा गला थोड़ा ठीक हो जाए। ठीक है अब्दुल्ला? आई बी आंसरिंग योर क्वेश्चन, और 10:30 पे हमारा टारगेट है कि हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ठीक है?
हाँ जी जी जनाब। तो इसके अंदर पहली बात तो ये कि हमें ये साफ पता लग रहा है कि हमारा ये जो लेबर है बेसिक एनुअल वेज कॉस्ट इज 16,000. अच्छा, to complete the contract in time, it will also be necessary to pay them a bonus of rupees 700 each. Basic annual wage cost is 16,000 each. Without the contract, they would be retained at their normal pay rates doing work that will otherwise be done by temporary workers engaged for the contract period at a total cost of 11,800. इसको पढ़ के तो लग रहा है कि ये क्या है, परमानेंट है। परमानेंट में जो 16,000 की कॉस्ट है वो तो नहीं होनी चाहिए रेलेवेंट कॉस्ट, और सिर्फ हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होनी चाहिए 1400। 700 ईच तो 1400 हमारा रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगा। हाँ जी, ऐसा नहीं है? 1400 in my opinion. Relevant cost should be 1400 लेबर की। ग्यारह हजार आठ सौ भी है? नहीं, 11,800 क्यों होगी? वो तो कह रहा है 11,800 के लिए दूसरे लेबर को हमने हायर किया हुआ है अभी, क्योंकि हमने क्राफ्ट्समैन को इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया। ठीक है, हमने क्राफ्ट्समैन को इस कॉन्ट्रैक्ट पे लगा दिया, तो जो क्राफ्ट्समैन का काम है वो दूसरा टेम्पररी लेबर कर रहा है। ठीक है, जो क्राफ्ट्समैन का काम है वो दूसरा टेम्पररी लेबर कर रहा है और उसको हम पे करें 11,800, तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट क्यों होगी? इधर एक्स्ट्रा टाइम बी हायर्ड। बेटा इधर हम ये कह रहे हैं ना कि स्पेयर टाइम इज अवेलेबल। हाँ नहीं नहीं, you're right, एक सेकेंड, just give me a minute, let me read this again. इसमें हम ये कह रहे हैं वो कुछ और काम कर रहे थे, ठीक है, यानी कि उनके पास स्पेयर टाइम नहीं था। सही है, सही है, राइट, उनके पास स्पेयर टाइम नहीं था। अगर हम इस वाले पे जाएं, ठीक है, कैन एक्स्ट्रा टाइम बी हायर्ड? यस इट कैन बी हायर्ड। अगर तो हम कॉस्ट ऑफ हायरिंग इस पे जाते हैं, फिर भी हमारा 1400 ही बनता है। 1400 प्लस, हाँ फिर 1400 प्लस 16,000 बनता है। कैन एक्स्ट्रा टाइम भी हायर्ड? बिल्कुल हायर हो सकता है। एक्स्ट्रा टाइम हम इन्हीं को कह रहे हैं। नहीं, फिर तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग है ना, कंट्रीब्यूशन लॉस नहीं है। कंट्रीब्यूशन लॉस तो है ही नहीं, क्योंकि हमने दूसरे काम के लिए टेम्पररी लेबर को हायर कर दिया है ना। हमने दूसरे काम के लिए क्या किया है, टेम्पररी लेबर को हायर कर दिया है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ हायरिंग होगा फिर अब्दुल्ला, लेकिन 11,800 थोड़ी लेंगे। 16,000 होगी ना, 8,000 8,000 हर क्राफ्ट्समैन का प्लस 1,400 जो बोनस देना है। कहाँ है 11,800? 11,800 उन्होंने यूज किया हुआ है कॉस्ट ऑफ हायरिंग में। हम सेम बंदे को यूटिलाइज कर रहे हैं ना। आप पार्ट बी की बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं? दो पार्ट हैं इसमें, एक मिनट। पार्ट बी में क्या कह रहे हैं? 10:32 भी हो गया। क्लास वर्क 14 किधर है? मैंने गलती कर दी ना, मैंने दूसरा नहीं खोला ये। अच्छा जी, पार्ट बी क्या है? The price at which you consider Wahid would neither gain nor lose by taking the contract. अच्छा, यानी कि वो ब्रेक इवन प्राइस बेसिकली वो मांग रहा है, ऐसे यानी कि कॉस्ट इक्वल प्राइस है ना। अच्छा जी, और इसमें आप ये कह रहे हैं कि इसने क्लास वर्क 14 में क्या यूज किया हुआ है? 11,800 प्लस 200 into 7।
इसमें इसने नॉर्मल नॉर्मल प्राइस में जो 100% उसने मार्क का वो किया है, इसके अंदर उसने 70,500 ही लिया। 70,500 में इसने 17,400 लिया है। अच्छा ये फर्क है, ठीक है, ये मैं आपको फिर देखकर बताती हूँ, ठीक है, जरा इसके बारे में सोचकर बताती हूँ कि उन्होंने 11,800 प्लस 1400 इन्होंने क्यों लिया। ठीक है अब्दुल्ला, ये मैंने नोट कर लिया है। और बताएं, जल्दी से इसको जरा वाइंड अप करें। क्लास पर 20 में सीएम पर लिमिटिंग फैक्टर को सीएम पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट क्यों निकाला? बेटा ये एक कैपिटल वाला है ना, जो कैपिटल है वो बेसिकली कॉस्ट को कंप्लीट करने में आपने यूटिलाइज करना है ना। यहाँ पे कैपिटल लिमिटिंग फैक्टर है, फाइनेंस लिमिटिंग फैक्टर है, तो बेसिकली फाइनेंस आपने कहाँ लगाना है, इसको मैंने इसी तरह से रिलेट किया था ना, फाइनेंस आपने लगाना है टू कवर द कॉस्ट, राइट। तो मैं अगर आपको ये कहूँ कि मेरे पास 100 रुपए पड़े हुए हैं और मैंने अब उन प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करने हैं, तो मुझे ये पता है कि मेरा जो 100 रुपए में से, या फॉर एग्जाम्पल जितने भी रुपए हैं, ठीक है, ये जरा टोटल करें कितना है वेरिएबल कॉस्ट। हाँ ठीक है आसिफ, मैं देख लेती हूँ उसको, इससे जरा मुझे टोटल करके बताया। 172 प्लस 76, जल्दी से बेटा, 172 प्लस 76 करें कितना? 248, ठीक है। अब मुझे बात पता है कि 1000 रुपए का मेरे पास जो कैपिटल है ना, वो मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर है, मेरे पास 1000 रुपए का ही कैपिटल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मुझे ये बात पता है कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, मेरे पास 3 प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट ए पे कितना कैपिटल लगना है? 248 रुपीज। इज दैट क्लियर? है ना? तो यही तो मेरा लिमिटिंग फैक्टर हो गया ना, यही तो मेरा 1000 रुपए में से 248 रुपी पर यूनिट मेरा ए पे लगना है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से अगर आवर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर डायरेक्ट लेबर आवर्स आपके लिमिटिंग होते हैं 10,000, तो उसमें भी हम क्या लिखते हैं? हम ये देखते हैं ना कि पर यूनिट मेरे कितने घंटे लगने हैं, 2 आवर पर यूनिट लगना है मेरे पास एक उस पे प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट ए पे। तो मैं क्या करती हूँ, जितना भी आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन होता है डिवाइड बाय 2, यस और नो। यहाँ पे मेरे पास जो वेरिएबल कॉस्ट है 248 रुपीज की, वही तो मेरा कैपिटल, वही तो है, मतलब वही तो मेरा बेसिकली कैपिटल मेरा इसी चीज पे तो लगना है, यही तो मेरा कैपिटल की यूटिलाइजेशन है। इज दैट क्लियर? तो जहाँ पे आपका कैपिटल लिमिटिंग फैक्टर हो जाए, तो आपने उसको डिवाइड बाय बेसिकली कैपिटल करना है ना। आप मुझे ये कह रहे हो कि लिमिटिंग फैक्टर अगर कैपिटल है, लिमिटिंग फैक्टर अगर फाइनेंस फंड्स हैं, तो आप उसको सीएम पर फंड क्यों नहीं करती? तो मैं बेसिकली वही तो कर रही हूँ, ठीक है। एक यूनिट पे कितना फंड लगना है, कितना कैपिटल लगना है, वो 248 रुपीज है। अब बात समझ आई? तो ये 248 is not just variable cost, this is also utilization of your capital। तो एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए पे कितने रुपए का कैपिटल आपने लगाना है, वो लगाना है 248 रुपीज का, सिंपल एज दैट, ठीक है। और बताएं, चलें, दैट्स इट। इसको मैं यहीं पे क्लोज कर रही हूँ फिर, ठीक है, इसको यहीं पे क्लोज करते हैं। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप टारगेट रखें कि अगले हफ्ते तक जो है वो कोशिश करें कि मैक्सिमम प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लें। फिक्र करने की बात नहीं, क्लासेस खत्म होने के बाद भी हम एक दो दफ़ा मिलेंगे। मैंने प्लान किया हुआ है कि मैंने पैक से भी डिस्कस कर लिया है कि हम इसको मुलाकात करेंगे और हम क्वेरीज आपकी डिस्कस करते रहेंगे। मॉक के बाद भी एक दफ़ा मिलना हमेशा होता है मॉक डिस्कशन के लिए, और उसमें भी आपकी क्वेरीज हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एक या दो दफ़ा हम मिल लेंगे मॉक से पहले और एक दफ़ा मॉक के बाद मिल लेंगे, ठीक है। क्लियर होगी बात? तो जितनी भी आपके टॉपिक्स की क्वेरीज हैं, लेकिन वो काइंडली आपने मुझे पहले से बतानी है। आई विल बी अ बिट बिजी इन फेब्रुअरी, तो हम ये टारगेट करेंगे कि क्वेरी डिस्कशन क्लास में मिलके हम सारी आपकी क्वेरीज रिजॉल्व कर दें, बिकॉज आई माइट नॉट बी एबल टू अच्छा, you were there in the session. I might not be able to answer all of your queries promptly before 15th and 16th of February, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बिजी रहूंगी, तो मैं उसमें कोशिश तो करूंगी कि मैं रिप्लाईज में इंशाल्लाह करती रहूंगी, लेकिन वो शायद फौरन से आपको ना मिले, ठीक है। तो मैं पहले से इसीलिए मैं फोकस कर रही हूँ कि क्वेरी डिस्कशन क्लास रख के सारे जो है ना वो आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूँ। अच्छा जी, चलें अब आगे जरा चलते हैं। तो
आई होप, अच्छा अब जिसने नहीं वो मतलब अटेंड की थी, तो आप लोग काइंडली उनको क्लासेस को जरा कल वाले सेशन को लाइव जरा देख लें। उसमें हमने बहुत, मेरे ख्याल से तो बहुत एक इंफॉर्मेटिव सेशन था। ठीक है, अदनान राशिद साहब ने सी मैक्स से रिलेटेड बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेरीज तो खैर नहीं थी एड्रेस उसमें हुई, लेकिन काफी हद तक जनरल अकाउंटिंग में तो आपको पता है जनरल मिस्टेक्स ही होती है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बड़ी अलार्मिंग चीज लगी थी, आप लोगों को तो ये बात पता है ना कि एवरी क्वेश्चन हैज टू बी स्टार्टेड फ्रॉम अ न्यू पेज। कल एक बच्ची ने ये बात बताई कि भाई वो उसका पहला जब अटेम्प्ट था कैफ का, तो शी डिड नॉट डू नो दैट बिकॉज शी डिड नॉट रीड द इंस्ट्रक्शंस पेपर पे जो होता है। अब ये तो उसकी तरफ से एक बहुत बड़ी गलती थी। ठीक है, चले अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स सी कि हम आज की क्लास में कितना उसको कवर कर पाते हैं। ये भी बहुत ही मुझे तो एटलीस्ट लगता है थोड़ा सा मासूम सा चैप्टर है, बड़ा सिंपल से, इसमें अब बातें इतनी कोई टेक्निकल है नहीं। इसको कहते हैं जनाब टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग। इसमें हम देखेंगे, ये हमारा बेसिकली लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग का, ये बेसिकली अब आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये आपका आगे बीएफडी में, अनस बेटा कितने दिन लग जाएंगे आपको? मैं सीसीपी है, अब मैंने आपको बताया हुआ, 5 फरवरी तक इंशाल्लाह सब कंप्लीट हो जाएगा। जरा इस पे फोकस कर लें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, 5 फरवरी तक सारा इंशाल्लाह कवर हो जाएगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम जो पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह हमारा बैकग्राउंड होगा बीएफटी का। ये जो बीएफटी आपने आगे जाके पढ़ना है, फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में आपने पढ़ना है, इसमें ये आप बहुत ज्यादा देखेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू होगा, आईआरआर होगा। ठीक है, इसी में आप सारा टाइम खेलते रहेंगे। ठीक है, जब हम बात करते हैं बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स की जो कि एक साल पे नहीं बेस करते, जिस तरह अभी हमने सारी जितनी भी हमने डिसीजन मेकिंग किया है वो किसकी की है कि भाई ठीक है, आपको इसमें लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा सा लॉन्ग टर्म एलिमेंट भी है कि भाई शट डाउन करेंगे तो वो जाहिर सी बात है आगे फ्यूचर के पीरियड्स पे भी वो इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। लेकिन वो बस वन ऑफ डिसीजंस हैं, बस आज के दिन आपने डिसीजन मेकिंग कर ली कि वो शट डाउन कर लें और खत्म होगी बात, है ना। इसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट्स भी जो जिनकी आपने प्राइसिंग पढ़ी है, रेलेवेंट कॉस्ट वगैरह पढ़ी है, वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स लेस देन ईयर के थे। ठीक है जनाब, अब जब हम बात कर रहे हैं, अब अगर आपसे बात की जाती है लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स की कि ये प्रोजेक्ट हम लें या ना लें, कॉन्ट्रैक्ट हम लें या ना लें, तो उसमें फिर आ जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो बेसिकली ये भी आपका एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। ठीक है, ये भी आपका डिसीजन मेकिंग टेक्निक है ऑफ प्रोजेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, देयर आर स्प्रेड ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहली बात तो ये कि इसमें हम बात करेंगे 1 साल से ज्यादा। अब जब हम 1 साल से ज्यादा आगे बाहर निकलते हैं तो उसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और वो कहलाती है क्या? इन्फ्लेशन, है ना। इन्फ्लेशन बेसिकली होता क्या है, पढ़ा हुआ है सबने, इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। इन्फ्लेशन होता क्या? इन्फ्लेशन इज व्हाट? अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ मनी, है ना। आज अगर आप, पहले हम कहते नहीं थे ये तो खैर मैंने भी इस चीज को एक्सपीरियंस किया हुआ है कि पहले जमाने में जब मैं स्कूल में एटलीस्ट होती थी तो 1 रुपए में इतनी ढेर सारी टॉफीज आ जाती थी, है ना। और अब मेरे ख्याल से एक टॉफी जो है वो 1 रुपए की होती भी नहीं है, वो मैं 2 या 3 या 4 रुपए की होती है ना, एक टॉफी जो है ना। तो ये क्या हो गया है? यही तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट है कि 1 रुपए की वैल्यू इस तरह से डिक्लाइन हो गई कि 1 रुपए में आज जो आप खरीद सकते हैं वो कल आप नहीं खरीद सकेंगे। कल आपको वही चीज खरीदने के लिए 1 से ज्यादा रुपए चाहिए। ठीक है, तो दिस इज व्हाट? दिस इज एक्चुअली टाइम वैल्यू ऑफ मनी। तो क्या मुझे कोई जरा बताएगा प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था? अगर मैं ये कैलकुलेट करना चाहूँ तो कि आज 1 रुपए की वैल्यू जो है वो कल या 1 रुपया या 10,000 या 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू होगी फ्यूचर में? हाँ जी, हाँ इसको अदर वे राउंड भी कर सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू हमारे लिए जो रेलेवेंट होगा ना वो ये होगा 1 माइनस 1 प्लस आर इज टू पावर माइनस 10। अब्दुल्ला वाला ठीक है, बिल्कुल ठीक। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय
1 प्लस आई रेज टू द पावर n, है ना। n क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इयर्स, ठीक है। तो जितना ज्यादा आपका टाइम गुजरता जाएगा, न्यूमरेटर में जो अमाउंट है वो आपकी बेसिकली ये जो n जो है ये जितना बढ़ता रहेगा आपकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी कम होती रहेगी। अच्छा ये n जो है ना मेरा बार बार मतलब बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए जरा इसको कॉपी कर लें जल्दी से। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n। या अगर मैं n के साथ ये लगा दूं तो बात सबको समझ में आ जाएगी। कौन सा कहाँ पे गया ये, पता नहीं इस कीबोर्ड में कहाँ पर आता है वो। गिव मी अ मिनट। पता नहीं वो सिंबल कहाँ से इंसर्ट होता है यहाँ पे। अपॉस्ट्रोफी से आ जाएगा आपको समझ। ये मैं चाह रही भी कोई गलत ना कॉपी कर लेना। अच्छा चलो मैं पेंट पे लिख देती हूँ, ठीक है। मेरा बोर्ड अभी तक नहीं ठीक हुआ, लेकिन खैर उसके बगैर भी मेरे ख्याल से एक्सेल पे हम ज्यादा अच्छे तरीके से कैलकुलेशन और सब हो जाती है। अच्छा जी, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है, जरा जल्दी से कॉपी करें, जो हमने बहुत अब इस्तेमाल करना है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेज टू द पावर n, ठीक है। वेयर pv represents what, प्रेजेंट वैल्यू, आज के दिन में क्या उसकी हकीकत है, ठीक है। फ्यूचर fv मींस फ्यूचर वैल्यू, उस पर्टिकुलर जितने भी हम n नंबर ऑफ इयर्स की बात कर रहे हैं उतने साल के बाद उस रुपए की क्या वैल्यू हो जाएगी, वो फ्यूचर वैल्यू है, ठीक है। और I इज द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। या इसको हम कहते हैं डिस्काउंट रेट, ठीक है। क्या कहते हैं उसको, डिस्काउंट रेट, ठीक है जनाब। ये बेसिकली डिस्काउंटिंग कहलाता है ना, इस पूरे प्रोसेस को आप क्या कहते हो, डिस्काउंटिंग कहना, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट इसका, अब ये 8% कैसे कैलकुलेट हुआ, यू डू नॉट नीड टू नो दैट, ठीक है। चले जनाब, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं जरा डाउनलोड कर लूँ इसका हैंडआउट, फिर इंशाल्लाह इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत मजे का है, बहुत सिंपल सा है, इसमें बस एनपीवी हमने पढ़ना है और आईआरआर पढ़ना है, उसमें मुख्तलिफ सिनेरियो है। अच्छा जब तक मैं इसको डाउनलोड करती हूँ, जरा हम कल वाले सेशन का बात कर लें थोड़ी सी। कल जो मेन पॉइंट्स जो बाकी टीचर्स ने भी रेज किए थे, एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगी और वो बहुत ही ना पॉजिटिव है, ठीक है। पॉजिटिव ये है, मैंने शायद कभी इस तरह से सोचा नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था थोड़ा सा रिस्की जवाब हो जाएगा, ठीक है। मेन बात सारे टीचर्स ने इस पर एम्फसाइज किया था कि आपने एम करना है कि आप इतना पेपर अटेम्प्ट करें कि आपके 50 मार्क्स आ जाएं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब अगर कोई हर सवाल को आधा आधा सॉल्व करता है और बाकी रहने देता है, ठीक है, तो मुझे बात बताइए क्या उसके 50% आ जाएंगे? आई डोंट थिंक सो, है ना। आई डोंट थिंक सो। क्यों? क्योंकि उसने अटेम्प्ट ही 50% किया है। अब जब उसने अटेम्प्ट ही 50% किया तो वो 100% तो ठीक नहीं किया होगा उसने, गलतियां उसमें होंगी, है ना। आप अगर हर सवाल को टारगेट करें कि आप 80, नहीं 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 उस्मान, यही एक मेन चीज थी। आपने ये नहीं कहना कि मैंने हर सवाल को 100% कंप्लीट करना है। खैर ये बात तो मैं भी कहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, आपने हर सवाल को अटेम्प्ट जरूर करना है, देयर इज अ डिफरेंस, है ना। मैं क्या बात कहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि आपने हर सवाल को अटेम्प्ट जरूर करना, उसको खाली नहीं छोड़ना। लेकिन ये नहीं करना कि क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 अब आपसे हो ही नहीं रहा, सॉल्व कंप्लीट ही नहीं हो रहा और आप लगे हुए कि नहीं जी इसको कंप्लीट करके ही मैं आगे जाऊंगा। इज दैट क्लियर? जितना भी उस क्वेश्चन में से जितना पार्ट आपके लिए डूएबल है वो आपने हर हाल में करना है, जो डूएबल नहीं है उसको छोड़ दें अगर टाइम खत्म हो गया, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कल हमने बात की थी मार्किंग प्लान की। आप अगर अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाओगे तो आपको हर अटेम्प्ट के पेपर का
मार्किंग प्लान अवेलेबल है आपके स्टूडेंट पोर्टल पे, उससे वही वाली बात प्रूव होती है जो हम कहते हैं। और वो हम क्या कहते हैं, वर्किंग्स अपनी क्लियर कट लिखें, हर वर्किंग आपकी होनी चाहिए पेपर में। आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ मिस्टेक्स के मार्क्स नहीं कटते, सिर्फ आपकी गलत फिगर के एक आधा मार्क कट जाएगा, वरना अगर आपने कैलकुलेशन ठीक की हुई है, स्टेप सही फॉलो किए हुए हैं, आगे आपने ठीक काम किया हुआ है, उस गलत फिगर को यूज करके आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है। दूसरी बात ये, अगर फॉर एग्जाम्पल प्राइसिंग डिसीजन का सवाल है, उसमें आपको पता है मुख्तलिफ कैलकुलेशन से फाइनल आंसर बनता है। ठीक है। हम वर्किंग वन वर्किंग टू नहीं करते हैं, और हर वर्किंग आपस में रिलेटेड जरूरी नहीं है कि हो, है ना। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आपने कैलकुलेट कर ली उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, डायरेक्ट लेबर में आए फंस गया, जिस तरह वो था क्राफ्ट्समैन वाला था, है ना। क्राफ्ट्समैन वाला जो सवाल था अब्दुल्ला का, उसमें फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला ने ले लिया 16,000 दी पार्ट बी में भी, है ना। मटेरियल ठीक कैलकुलेट किया, या फॉर एग्जांपल डायरेक्ट लेबर में उसको समझ ही नहीं आ रही क्या ले। अगर समझ नहीं आ रही, मेरा ऑप्शन ये कुछ ना कुछ कर लिख के आ जाए, ठीक है, खाली ना छोड़े उसको। अच्छा, अगर फॉर एग्जाम्पल नहीं हो ही नहीं रहा सॉल्व, समझ ही नहीं आ रहा कि शुरू कहाँ से करें, तो डायरेक्ट लेबर के लिए जगह छोड़ें, आगे चलें। तो अगर 15 मार्क का सवाल है, उसमें आपके मार्क्स फिर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट लेबर के कटेंगे। इज दैट क्लियर? जो फाइनल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का मार्क्स है ना, वो इतने नहीं होंगे जितनी वर्किंग के होंगे। ठीक है। द पॉइंट इज, पूरे सवाल को आपने रीड किया, आप सॉल्व करना शुरू किया, आपको जैसे ही लगे कि एक पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ठीक है। बाकी सारे पार्ट्स कंप्लीट करें, बाकी सारी वर्किंग्स कंप्लीट करें, कम बैक टू दैट पार्ट जो आपको प्रॉब्लम कर रहा था, अगर तो टाइम है। अगर टाइम नहीं है, बाकी सारा क्वेश्चन कंप्लीट करें एंड मूव ऑन। ठीक है। तो पॉइंट ये है, पहली चीज ये, कोई सवाल खाली नहीं छोड़ना। अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन 3 पूरा ही समझ नहीं आ रहा, ऐसा पहली बात है, होना नहीं चाहिए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना मुझे समझ में आता है, जितना अब मुझे होम असाइनमेंट्स में भी आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स मिलता है, ट्रस्ट मी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। ठीक है। अगर मैं आपको 4 क्वेश्चंस देती हूँ ना, उसमें से मुश्किल से 1 या 2 में प्रॉब्लम्स आती है, अगर चारों में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो छोटी छोटी होती है। तो मैं आप लोगों के रिस्पॉन्स से अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत सेटिस्फाइड हो रही हूँ, और आगे भी इंशाल्लाह होती रहूंगी, मॉक में भी और ये वो। ठीक है। ठीक है ना। तो पहली बात तो ये, कोई सवाल आपने छोड़ना नहीं है, क्योंकि यू नो एवरीथिंग, यू स्टडीड एवरीथिंग, हर चीज आपको पता है, सिर्फ उसको, क्योंकि हर क्वेश्चन अनसीन होता है, नया सिनेरियो होता है। ठीक है। लेकिन उसके बैक एंड पे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, वो तो वही होते हैं ना जो हम पढ़ के आ चुके हैं। डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग में बेसिक वही आपका रूल है कि जो आपके बिजनेस को प्रॉफिट करेगा ऑप्शन, यू हैव टू गो विद दैट। भले वो बाय और सेल का हो, बाय और मेक का हो, भले वो फर्दर प्रोसेसिंग हो, भले वो कंटिन्यू और शट डाउन का हो। ठीक है। जो भी सिनेरियो, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। जो क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल लग रहा है, उसका जो डुएबल हिस्सा है वो करके आना है। ये नहीं करना कि जो डुएबल नहीं है, जो मुश्किल लग रहा है, उसी पे दिमाग खपाते रहे, और जो डुएबल है वो छूट जाए। ठीक है। तीसरी चीज ये, 15 मिनट के अंदर आपने अपने पेपर को बहुत अच्छे तरीके से प्लान करना है। हम इंशाल्लाह इसके ऊपर जो हमारी आखिरी क्लास होगी ना, इंशाल्लाह 5th को, उसमें मैं आधा घंटा 15 मिनट जितने भी टाइम आप कहेंगे, मैं उस तरह एंड कंक्लूडिंग रिमार्क्स इन्हीं के ऊपर होगा कि अब पेपर फोकस अप्रोच क्या रखनी है, फरवरी के महीने में किस तरह से लेकर चलेंगे। ठीक है। तो एक लंबा सा सेशन तो हम इंशाल्लाह उसमें कर लेंगे। ठीक है। लेकिन अभी ये कि क्योंकि वो पॉइंट्स मेरे माइंड में भी फ्रेश है, तो इसलिए मैं आपको अभी बता रही हूँ। आज 31 जनवरी हो गई है, जनवरी का महीना खत्म हो गया। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, आपकी क्लासेस मोरलेस आज एंड हो जाएंगी, नहीं होंगी तो अगले हफ्ते तक सारी खत्म हो जानी इंशाल्लाह। ठीक है। तो नाउ इज द टाइम कि अब आपकी, अच्छा, एक उन्होंने बड़ी खतरनाक बात की थी, जो कि मैं तो पहले से आप लोगों को वार्निंग रेज कर दी थी। एक उन्होंने बड़ी खतरनाक बात की थी, मैं से अदनान साहब ने की थी कि आपका इस टाइम पे ना एक रिवीजन तो हो जानी चाहिए। उस पर तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो हूँ ना, क्या करूँ मैं, तब सर को बोलूंगी सर बस कर दें, मुझे रुला देंगे आप, है ना। सर ने ये कहा था कि इस टाइम तक वो सारे बच्चों को जो सांप सूंघ गया था कि अच्छा इस टाइम तक एक रिवीजन हो जानी चाहिए थी, हमने तो अभी स्टार्ट किया रिवीजन करना, है ना। तो सांप उनको भी सूंघा था, सांप मुझे भी सूंघ गया था कि सर ने क्या बात कर दी है कि नहीं, आप लोगों को भी सूंघ गया, कोई आगे से जवाब नहीं आ रहा, है ना।
तो सर ने क्या कहा था, इस टाइम तक आपकी एक रिवीजन हो जानी चाहिए, आपकी एक रिवीजन हो जानी चाहिए। जो दिसंबर में, अक्टूबर में जो किया था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में जो किया था उसकी रिवीजन हो जानी चाहिए। उन्होंने खास तौर पे अक्टूबर नवंबर का जिक्र किया था कि खास तौर पे जो टॉपिक्स आपने अक्टूबर में जो शुरू में किए थे उनकी तो आप रिवीजन कर चुके होंगे। फरवरी में आपने फिर ये है कि उसकी सेकंड रिवीजन करनी है जो वीक एरियाज हैं। तो मैंने कहा चले अब मैं थोड़ा आप लोगों के साथ पे प्रैक्टिकल बात कर लूंगी। तो इंशाल्लाह 5th को हम ये बात करेंगे कि तो ये मोर हमारा जो प्रैक्टिकल सिनेरियो वो ये है कि आप लोगों की रिवीजन पिछले टॉपिक्स की नहीं हुई हुई, इतनी ज्यादा हो चुकी होगी होपफुली, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं होगी। हो सकता है आपने अक्टूबर नवंबर के टॉपिक्स रिवाइज करने हो दिसंबर और जनवरी के। जनवरी की तो खैर रहती है, लेकिन उसमें भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, आपने जनवरी के टॉपिक्स इसी तरह से पढ़ने के, बस अगले हफ्ते एग्जाम है, ठीक है, क्योंकि ये आपके कंसिडरेबली फ्रेशर टॉपिक्स है ना, तो इनको होपफुली आपको इतना ज्यादा ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको फिर भी थोड़े से रिटेन रहेंगे फरवरी में भी इंशाल्लाह। अक्टूबर नवंबर वाले जो टॉपिक्स हैं वो हाँ उसमें आपको रिवाइज करने में टाइम लगेगा और टाइम चाहिए भी, तो फरवरी का महीना आप उसके लिए रखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, लेकिन कल वाला बहुत अच्छा सेशन रहा मेरे ख्याल से। और ये अच्छी बात है कि फेसबुक पे उसको इन्होंने फेसबुक लाइव पे भी लाइव रिकॉर्डिंग रखी थी फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज जो नहीं अटेंड कर सके थे, ठीक है। तो जरा इन, अच्छा मैं आपको एक अच्छी बात बताऊं, ये जो सारे सेशंस होते हैं, इतने टीचर्स, वाइड वैरायटी ऑफ टीचर्स, एक तो ये बात है ना, आपको एक टीचर का पढ़ाई का स्टाइल पसंद नहीं आता, आप दूसरे ही हफ्ते जो है ना वहां से एडमिशन खत्म करा के दूसरे टीचर के पास चले जाते हैं, एक ये चीज, ठीक है। फिर बुक्स अच्छी खासी है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मवाद अच्छा खासा इकट्ठा हो चुका है अब तक, है ना, आई कैप के उसमें। फिर इस तरह के जो आई कैप सेशंस कराता है, तो आपके टीचर्स, मैं तो कहती हूँ व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे इतने हम आपके पास मतलब हर वक्त अवेलेबल होते हैं कि कभी कभार मुझे लगता है कि हमारे लिए ये बहुत नेगेटिव बात हो जाती है, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन भी डेवलप हो जाती है ना कि एक टीचर है तो टीचर तो 24 आवर्स अवेलेबल रहेगा। इवन हमारे टाइम पे इस तरह से नहीं था, मैं इतनी कोई पुरानी नहीं हूँ, लेकिन एटलीस्ट उस टाइम पे इतना ज्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप और मोबाइल फोन इतने ज्यादा कॉमन भी नहीं थे, ठीक है। तो हम लोग को तो टीचर्स बताते थे कि भाई तुम लोगों ने अगर बात करनी है ना हमसे, तो पहली बात तो ये कि व्हाट्सएप तो हमारे पास है नहीं, मैसेजेस के हम रिप्लाई नहीं करते, तुम लोगों ने हमें कॉल ही करनी है, और कॉल करनी है तो ये इतने से इतने बजे करनी है, उससे पहले उसके बाद हम कॉल नहीं पिक करेंगे, ठीक है। ये जो व्हाट्सएप है ये आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिट है, और हम टीचर्स के लिए बहुत ही, अल्लाह माफ करे, एक दिमाग की दही है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो आप लोग तो बहुत लकी हो उस सेंस में। फिर जिस पीरियड में मेरे फादर ने सीए जो है वो पढ़ रहे थे, तो उसमें तो और ही, वो तो मुझे कहते हैं कि तुम लकी हो कि तुमने जिस टाइम में सीए किया है उस टाइम में इतने टीचर्स अवेलेबल थे, इतनी जो है वो रिसोर्स मटेरियल अवेलेबल था, तो तुम एवं वो जब मैं स्टूडेंट थी तो मैं भी कंप्लेन कर रही होती थी कि समझ नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, तो मेरे फादर कहते थे कि ये क्या बात हुई, हम लोग के टाइम पे भी सुबह फजर के टाइम पे हमारी क्लास होती थी, और पता नहीं कितना दूर एक ही टीचर होता था पूरे कराची में, उससे पढ़ने जाते थे, और जनाब खज्जल ख्वारी करके, और तुम लोगों के पास तो हर चीज द क्लिक ऑफ योर, मतलब एक फिंगर क्लिक पे तुम लोगों की अवेलेबल होती है। तो यू गाइज नीड टू अंडरस्टैंड, आप लोगों के पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, यूटिलाइज करना नहीं आता आप लोग को, ठीक है। हर पढ़ाई मुश्किल होती है, मेडिकल वाले अपना रो रहे होते हैं, है कि नहीं, क्या मेडिकल बड़े आसानी से हो जाता है, क्या मेडिकल वालों को हर चीज समझ में आ जाती है, नहीं ना, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले अपना रो रहे होते हैं, इवन जब बीबीए वाला रो रहा होता है ना, तो मेरा दिल करता है यार मैं तो उसका ना कुछ कर दूं, है ना, बीबीए वाला रो रहा है कि भाई इतना मुश्किल है, ये है वो है, तो हंसी आती है, खासतौर पर बीबीए इन अकाउंटिंग एंड एमबीए इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और वो अगर आर्ग्यू करता है ना मेरे से कि भाई ये अकाउंटिंग में तो ये है, और मैं खामोश होकर बस उसकी शक्ल ही देख रही होती, हाँ जी बोलते रहेंगी, ठीक है। तो एसीए ठीक ठाक टफ है, लेकिन फिर टफ हर दूसरी, अच्छा आप एसीसीए वाले से पूछो जरा, मेरे ख्याल से P7 है शायद, P7 है, P4 है, जो प्रोफेशनल लेवल के पेपर्स हैं वहां पे भी एसीसीएम है, उसमें भी सारे रो ही रहे होते हैं। एंड क्वाइट ऑनेस्टली मैंने बीएफटी की तैयारी के लिए जब एसीसीए की बुक क्वेश्चन देखे थे ना, उनका डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा था, ठीक है।
दे वर ठीक ठाक डिफिकल्ट है कि मेरे आंसू निकल आए थे कि ACCA वाले बेचारे कितना मुश्किल जो है वो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो हर प्रोफेशन मुश्किल होता है, जो पढ़ रहा होता है सिर्फ उसी को पता होता है, ठीक है। तो ये प्लीज इसको मत वो कहें कि भाई हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है या इतना मुश्किल है पढ़ना। आपके पास मुश्किल जरूर है लेकिन आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल होते हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग उसी तरह होती है क्योंकि ACCA में तो मुझे फील होता है ना, ACCA में बिल्कुल A लेवल्स O लेवल्स की तरह टेस्टिंग होती है, टू ICAP में भी होती है, ऐसी बात नहीं। ICAP भी जो है, कल भी ये बात हुई थी कि ICAP भी जो है वो कॉन्सेप्ट टेस्ट करता है, लेकिन वो मसला है कि हम लोग ज्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब जब ICAP प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन टेस्ट करता है तो वो हर सवाल डिफरेंट हो जाता है, हर फॉर्मेट डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। अब वो फॉर्मेट डिफरेंट हो जाता है तो बच्चों के हाथ पैर फूल जाते हैं। नहीं शाहरुख, मैं क्योंकि अभी टीचिंग फेज में हूँ ना, let me tell you, ICAP is almost on the same level as that, ठीक है। ICAP की एग्जाम, आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, मैंने अभी तक किसी पेपर में कोई लॉजिकल या टेक्निकल गलती नहीं देखी, बल्कि बल्कि मैं, आप अभी जरा प्रैक्टिकल लाइफ में आओ ना, आप जरा ऑडिट अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करो, फिर आपको पता चलेगा कि ICAP के जो पेपर्स हैं दे आर एक्चुअली रिफ्लेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड, ठीक है। सिनेरियो बेस्ड होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा कम्प्लेक्सिटीज आती है, इसीलिए आप लोगों को लगता है कि शायद वो, मतलब इसमें क्या बात है, एक स्टैंडर्ड तो है नहीं किसी क्वेश्चन का, तो देयर इज अ रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है जनाब। क्लियर होगी? तो इसके ऊपर हम इंशाल्लाह बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, थ्योरी के क्वेश्चन के पेपर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती। फाइनल लेवल पे एटलीस्ट, फाइनल लेवल पे जो थ्योरी बेस्ड पेपर्स होते हैं ना, वो बहुत सिनेरियो बेस्ड होते हैं, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ। ऑडिट हो गया, लॉ हो गया, उसमें रटा बहुत कम है। उसमें रटा बस इस हद तक है कि आपको रूल याद होगा तो ही आप सिनेरियो को वो कर सकते हैं ना, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बस 2 मिनट लेते हैं और बस टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। क्या चीज है, हमारा जो बिजनेस है उसका मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं? 2 ही मेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते हैं। एक कहलाता है इक्विटी, है ना। इक्विटी क्या होता है? ओनर्स कैपिटल, यानी कि जो शेयर होल्डर्स, इन केस ऑफ अ कंपनी, शेयर होल्डर्स ने जो पैसा लगाया होता है। इन केस ऑफ अ सोल ट्रेडर, जो कैपिटल होता है ना। और पार्टनर्स के केस में भी जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया होता है, ये वो पैसा है जो कि उस बिजनेस के ओनर्स ने लगाया होता है। अब इसमें 2 चीजें आ जाती हैं, एक तो इक्विटी। इक्विटी में क्या होता है? इक्विटी इज अ बिगर पिक्चर, राइट। इक्विटी में कैपिटल भी आ जाता है और इसमें रिटेन प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं ना। तो वो पैसा, टोटल पैसा जो ओनर ने लगाया हो बिजनेस में, एक तो अपनी जेब से, वो कहलाता है कैपिटल, और एक वही बिजनेस का ही प्रॉफिट अगर वो री इन्वेस्ट कर दे तो वो कहलाता है रिटेन प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा, फिर हम एक्सटर्नल बोरोइंग करते हैं उन लोगों से जो कि बिजनेस के ओनर्स नहीं होते, ठीक है। उसमें जनरली हम लेते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स को सिर्फ, ठीक है। लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं बैंक से, आपके लॉन्ग टर्म लेंडर्स से, डिबेंचर्स भी, लेकिन इसको हम इतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। डिबेंचर्स भी इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ लॉन्ग टर्म लोन, कि जिस तरह आप शेयर इशू करते हो कंपनी में, शेयर इशू करते हैं तो आप एक ओनर बन जाते हो। डिबेंचर भी एक सर्टिफिकेट होता है, समझ लो एक डॉक्यूमेंट होता है। अगर आप डिबेंचर इशू करते हो तो वो डिबेंचर जो खरीदने वाला है उसको पता होता है कि आई विल नॉट बिकम दी ओनर, आई विल बिकम अ लेंडर, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उसको मिलेगी, ठीक है। तो बिल्कुल डिबेंचर भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारा बिल्कुल बेसिक है, इतना ज्यादा हमें डिटेल में जाना नहीं है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या डिस्काउंट रेट की बेसिकली उसने आपको बताई ये बात, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? अब आपको पता है कि इक्विटी के ऊपर भी आपको कुछ रिटर्न देना होता है ना। आप अगर ओनर्स आपको पैसा दे रहे हैं, बीइंग अ बिजनेस, अगर ओनर्स मुझे पैसा दे रहे हैं तो मेरे लिए उस पैसे के ऊपर खर्चा क्या कहलाएगा? उसका डिविडेंड, है ना। डिविडेंड का भी परसेंटेज होता है, ठीक है। और अगर कोई मुझे पैसे लेंड कर रहा है तो मेरा कॉस्ट क्या होगा उस लोन के ऊपर? वो कहलाता है इंटरेस्ट, है ना। तो मेरा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ दीज, ठीक है। अब वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं हम उसमें नहीं जाएंगे, आपको जनरली क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है।
तो अगेन अब जब हम नेट प्रेजेंट वैल्यू, चले 11:03 हो गए, क्योंकि फिर अब हम एग्जाम्पल के ऊपर आ जाएंगे। तो एग्जाम्पल ऑब्वियसली बात है फिर थोड़ा डिटेल हो जाएगी। तो अब इसके अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में सिर्फ एक बात कहूंगी कि जो हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी कि भाई कैश फ्लोज को फोकस करना होता है, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग में भी हमने किया था, लेकिन अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, रेलेवेंट कॉस्ट को ही ले लेते, राइट। तो यहाँ पे अब स्पेसिफिकली कैश फ्लोज ही यूज होंगे, यानी कि अगर कोई नॉन कैश आइटम होगा जिस तरह डेप्रिसिएशन है, ठीक है, जिस तरह से कोई और अक्रूवल या प्री पेमेंट है, उसकी कैलकुलेशन तो कहीं ना कहीं शायद इम्पैक्ट करे, लेकिन अल्टीमेटली नेट प्रेजेंट वैल्यू की कैलकुलेशन में आपने सिर्फ और सिर्फ कैश फ्लोज लेने हैं, कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ दैट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसको फिर हम कल करते हैं। और अब आप सारे जो शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उनको अटेम्प्ट करना शुरू कर दें। कल सैटरडे को इंशाल्लाह मैं आप लोगों का ब्रेक इवन का टेस्ट अपलोड करवा दूंगी, ठीक है। ब्रेक इवन और रेलेवेंट कॉस्ट दोनों का टेस्ट अपलोड करा दूंगी, और फिर 2 से 3 दिन के बाद आप प्रैक्टिस अटेम्प्ट करते रहें, ठीक है। शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के है तो अगले हफ्ते समवेयर अराउंड द मिड ऑफ नेक्स्ट वीक हम इंशाल्लाह 3rd या 4th को फिर मैं आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग के भी टेस्ट अपलोड करवा दूंगी। और फिर उसके बाद बच जाएगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग, इसका हम इकट्ठा टेस्ट रख लूंगी मैं फरवरी के 2nd वीक में। कल ऑडिट नहीं है तो मैं एक्सटेंड कर लूंगी, ठीक है, डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, मैं एक्सटेंड कर लूंगी। चलें जी, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्लीज स्टार्ट कर दें। जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी थ्योरी है, सस्टेनेबिलिटी इज एंटायरली थ्योरी, और मैंने सस्टेनेबिलिटी पे इतना टाइम लगाना भी नहीं है, सिर्फ बेसिक चीजें आपको बतानी है, दैट्स इट। क्योंकि उस पर मेरे ख्याल से जितना कम टाइम लगाया जाए उतना बेहतर है, उसको ज्यादा हम नहीं करेंगे, अदरवाइज जैसे IFRS 15 है ना FAR 1 में, मुझे बिल्कुल वैसा सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग लगता है CMAC में। तो IFRS 15 जितना भी पढ़ो ऐसे लगता है समझ ही नहीं आया है कि नहीं, जिन्होंने FAR 1 पढ़ी हुई है। तो सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको आगे जाके थोड़ा समझ में आएगा, अब जो है ना उसको सिर्फ हम हल्का फुल्का टच करें, और वैसे भी मैंने टच करना था पहले, हमारे जो है वो इसमें टाइम कंस्ट्रेंट की बात नहीं है, उस पर मैंने मैक्सिमम 2-2.5 घंटे ही लगाने हैं, दैट्स इट। चलें जी, इंशाल्लाह फिर इसको अभी आप रहने दें उस्मान, ये आपको आगे जाके इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ये जो कैलकुलेशन होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, इसमें वी यूज समथिंग कॉल्ड रिस्क एज वेल, ठीक है। रिस्क और अनसर्टेनिटी को कंसिडर करके फिर हम ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। जो आपकी ये जो परसेंटेज की कैलकुलेशन होती है, इंटरेस्ट हो गया और डिविडेंड हो गया, ये बेसिकली किस चीज पे बेस करते हैं, जितना ज्यादा रिस्की बिजनेस होगा उतना ज्यादा ओनर्स जो है ना वो रिटर्न डिमांड करेंगे, बात समझ आई, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि अब आपके सामने 2 लोग हैं, ठीक है, एक बहुत जल्दी आपको लोन रीपे कर देता है और एक जो है ना टाइम लगाता है, दोनों आपसे लोन मांग रहे हैं, ठीक है। आपने दोनों को लोन देना है, सही है, दोनों 10,000 रुपए का मांग रहे हैं, आपने अपने फ्रेंड ए को भी 10,000 का लोन दे दिया, फ्रेंड बी को भी 10,000 का लोन दे दिया, वो आपसे पूछ रहे हैं इंटरेस्ट बताओ आपको, हम कितना सूद आपको रिटर्न करके दें। तो आपका जो फ्रेंड ए है वो अच्छा वाला है ना, वो आपको रिटर्न कर देता है टाइमली बेसिस पे, वो रिस्की नहीं है इतना ज्यादा, तो आप उसको बोलोगे यार तू ना 5% दे दे, राइट। और जो फ्रेंड बी है वो आपको पता है कि वो बहुत देर लगाता है ना, और वो थोड़ा रिस्की है, आप उसको अपना ज्यादा, फ्रेंड बी से आप ज्यादा डिमांड करोगे, तुम तो टाइम ज्यादा लेते हो, आज तुम मेरे से 10,000 रुपए ले रहे हो और तुम मुझे कह रहे हो कि 1 साल के बाद रिटर्न कर दोगे, मुझे पता है तुम 1 साल के बाद रिटर्न नहीं करने वाले, तुम मुझे पता है ना टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी की वजह से मुझे पता है भाई रिस्की है, मेरा 10,000 रुपए अगर 1 साल के बाद मुझे रिटर्न कर देगा फ्रेंड ए तो वो बेहतर है, तो मैं अपने फ्रेंड बी से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, इज दैट क्लियर। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी को हम सामने, हाँ अब वो अलग बात है, इसीलिए मैंने सूद का टर्म इस्तेमाल किया है ताकि आप अपने दोनों फ्रेंड्स को 10,000 रुपए दे के 10,000 रुपए ही वापस लें तो बेहतर है, ठीक है। तो आप देख लें, अगर आपने सूदी बनना है, सूदखोर बनना है, चले एक और नेगेटिव टर्म आ गया सूदखोर, तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। चले जी, इंशाल्लाह फिर
कल मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।